हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में ना बेटा मैंने एक न्यूमेरिकल करने को दिया था, ठीक है ना। अब मेरे को ध्यान नहीं तुम्हें कितना पता है उसके बारे में। कुछ ध्यान नहीं होता तो मैं तो क्या कराया था लास्ट लेक्चर में। लो सामने देखो। अरे तुम छोड़ो बाबू छोड़ो, बात ही नहीं करनी तुमसे तो, निकम्मे कहीं के। बेटा मैंने ये न्यूमेरिकल करने को दिया था और आपसे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कराई थी। आपने कर भी दिया था ऑल दो न्यूमेरिकल, ठीक है ना। एक बार मैं फटाफट से बोर्ड पे कर देता हूँ और कुछ चीजें आपसे जानना भी चाहूंगा इसके बाद। बाबू सब सामने देखो, फिर रुक जाओ। बेटा सेविंग्स कैलकुलेट की होगी आपने, एक तो सेविंग्स वाली बात कैलकुलेट की होगी। एपीसी कैलकुलेट किया होगा। अरे यार बाबू, एपीएस भी कैलकुलेट किया होगा। मुझे बता देना भाई सब कुछ ठीक चल रहा है क्या नहीं, ऐसे ही था ना कुछ। डेल्टा सी भी कैलकुलेट किया था आपने, डेल्टा वाई कैलकुलेट किया था, डेल्टा एस भी कैलकुलेट किया था, एमपीसी, एमपीएस, ठीक है जी। ऐसे कुछ कैलकुलेट किया था। बाबू सब सामने देखना प्लीज। अब बिल्कुल चुप हो जाओ बेटा, एक बहुत खतरनाक टॉपिक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं। बाबू एक बात बताओ, कंजम्पशन फंक्शन को देखो एक बार बहुत ढंग से। क्या कुछ सिमेट्री है? कुछ है सिमेट्री? वैसे जो मतलब मैंने एक शेड्यूल याद करा है उसमें हम स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट विद 40, गैप लेते हैं 80 का। यहाँ पर कुछ सिमेट्री है क्या? है, 90 का गैप है, दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। मान लो बेटा ऐसे ही आपको एक शेड्यूल दे पेपर में इनकम और कंजम्पशन का, ठीक है जी, और आपको कहे एट द इनकम लेवल ऑफ 50,000 व्हाट वुड बी द कंजम्पशन। ये इनकम 50,000 हो तो कंजम्पशन कितनी होगी? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ 100 का गैप लेना है और यहाँ 90 जोड़ना है 50,000 तक। ठीक है, वो कहते हैं ना एक ही क्वेश्चन करना था, आज तो हम ऐसे ही आए उठ के। तो अगर ऐसा हो तो शेड्यूल यही है और आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि आप 50,000 की इनकम पर कंजम्पशन बताओगे। सर 100 का गैप लेने में यहाँ निकल जाएंगे 3 घंटे, ठीक है ना। और छोड़ो, अगर आपको लगता है 50,000 तो हम कर देंगे आधे पौने घंटे। सर 1.5 लाख पे सोच के देख लो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का क्या पता 50,000 दिया है 1.5 लाख दे। तो ऐसे केसेस में सर हम क्या करते हैं, हम कंजम्पशन फंक्शन डिराइव ही कर लेते हैं ना कि कंजम्पशन फंक्शन बना कैसे। ठीक है जी। तो बेटा कंजम्पशन फंक्शन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी तक जितना भी फॉर्मूलाज बनाए हैं बेटा सब डेरिवेशन से ही बनाए हैं, ठीक है जी। तो अगेन ये भी डिराइव कर रहे हैं बेटा। बाबू कंजम्पशन फंक्शन बनता कैसे है पहले आप सामने देख लो, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा और वो हर एक जगह पर एप्लीकेबल हो जाएगा। बेटा स्टार्ट हुआ ये विद 30 और यहां पर 90 ऐड हुआ। यहां पर देखा जाए तो 30 से स्टार्ट हुआ 180 ऐड हुआ, 30 से स्टार्ट हुआ 270 ऐड हुआ, 30 से स्टार्ट हुआ 360 ऐड हुआ। ऐसे ही हो रहा है सर। ये हो पता क्या रहा है बेटा, ये जो 30 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि कुछ नहीं बेटा सी बार है। ये सी बार ही तो था। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो भी कंजम्पशन होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन ही तो बोलते हैं, सी बार से डिनोट करते हैं। तो बेटा कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनता है, सबसे पहले सी बार होता है। उसके बाद बेटा क्या कर रहे हैं, इसमें सब सामने देख रहे हैं बेटा, कुछ नहीं कर रहे बेटा। अगर देखा जाए तो बाबू एमपीसी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनकम के साथ। ये देखो बहुत आराम से बाबू, 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 90, 90 और 30 120। यहां पर देखो 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट मींस 180 और ये रहा 30 टोटल। ऐसे ही यहां पर
0.90 मल्टीप्लाइड बाय 300 270 प्लस 30 ऐसे ही चल रहेगा। यानी कि हम कर क्या रहे हैं बेटा, कंजम्पशन फंक्शन बनता कैसे है, सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय इनकम। और आपको बता देता हूं बेटा आपकी नॉलेज के लिए, एमपीसी को हम हमेशा न्यूमेरिकल्स में बी से डिनोट करेंगे। यानी कि फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय द इनकम। यानी कि सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस वी बार। ठीक है जी, हो गया डेरिवेशन। चलो एक बार सोच के देख लेते हैं, 50,000 की इनकम पे क्या आती है कंजम्पशन, मतलब मिलना बनती है, होना कुछ नहीं इससे। ठीक है, पर सोच लेते हैं बाबू, अगर 50,000 की इनकम हो तो कंजम्पशन कितनी आएगी। सर सी बार तो 30 है बाबू, एमपीसी 0.90 और इनकम मैं सोच रहा हूं बेटा 50,000। यानी कि बेटा ये आएगी कंजम्पशन 45030। ठीक है, और अगर मैं कहूं बेटा आपको इनकम बतानी है 50,000 की इनकम में सेविंग्स बतानी है, तो क्या वो कैलकुलेट हो सकती है। सर वो भी बड़े इजीली कैलकुलेट हो सकती है। आप फॉर्मूला लगा सकते हो y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। तो बेटा इनकम अगर 50,000 है और कंजम्पशन 45030 है तो सेविंग्स नहीं निकल सकती क्या, सेविंग्स निकल जाएंगी। कितनी आएंगी बेटा, 4970। ठीक है, पर बेटा खाली सेविंग्स निकालने का मैं यही फॉर्मूला क्यों देखो बेटा, सेविंग्स की भी डेरिवेशन कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, पहले सेविंग्स की तरफ नजर घुमाओ बेटा, सेविंग्स में भी कुछ सिमेट्री है क्या, 10 का इंक्रीज है, 10 का इंक्रीज है। चलो जी देखते हैं बेटा ये 10 का इंक्रीज कैसे आ रहा है, ये भी सोच लेते हैं। लो जी सब सामने देख रहे हैं बेटा, सेविंग फंक्शन ना स्टार्ट कुछ और नहीं माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन से हो रहा है। जितनी यहाँ ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतनी तो यहाँ ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव है। यानी कि सेविंग फंक्शन स्टार्ट्स विद माइनस सी बार। फिर क्या है, हर जगह पे 10 का इंक्रीज दिखाई दे रहा है। वो 10 बेटा कैसे आ रहा है ये भी समझने की कोशिश करो। एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय द इनकम, 10 आया, -30 प्लस 10 -20। यहां सोचो 200 मल्टीप्लाइड बाय द एमपीएस, बेटा यहां 20 जोड़ दिए, -30 प्लस 20। ऐसे ही बेटा 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 300, 30 -30 और प्लस 30 0। यानी कि बेटा सेविंग फंक्शन कैसे बन रहा है, माइनस सी बार प्लस एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय द इनकम। सेविंग फंक्शन ऐसे बन रहा है बेटा। एक और बात, अगर एमपीएस को लिखना चाहें तो क्या हम 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं। उस दिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, वहीं से मैंने निकाली है बात। ठीक है जी बाबू, आगे बढ़ाओ बात को बेटा। एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार, एमपीसी को डिनोट करते हैं बी से। यानी कि फॉर्मूला ये बन गया बेटा सेविंग फंक्शन का कि माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बात। एक चीज और बाबू, सेविंग फंक्शन को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं। एक चीज और, मेरे वर्ड पर जाना, आराम से वर्ड सुन लो, क्योंकि सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व अलग बात है, सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन अलग बात है। ये कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन है, कर्व नहीं है। पेपर आपसे कई बार एक्सपेक्ट ये करता है, मैंने अभी सेविंग फंक्शन डिराइव करा सिर्फ ये चार्ट देखकर, टेबल देखकर। पेपर आपको कई बार कहता है कि आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, आपको कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन डिराइव करना। ठीक है, डिराइव द सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा जी, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन डिराइव करना, अभी कर देते हैं, 1 सेकंड का काम है बेटा। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। क्या का क्वेश्चन है, सेविंग फंक्शन डिराइव करो। अच्छा जी बेटा, सेविंग फंक्शन डिराइव करना है, फॉर्मूला लगा दो, इनकम माइनस कंजम्पशन। उसने कहा कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, बताता वो ये भी नहीं है, बस क्या देता है कि गिवन है। गिवन है आपको पता है क्या होता है,
सर इसकी वैल्यू हमने अभी डिराइव की थी, क्या डिराइव की थी, सी बार प्लस बी वाई। चलो जी ब्रैकेट ओपन करो, ओ माइनस सी बार पहले लिख लो, y को बाद में लिख लो, बस इतना काम कर लो, और यहां पर y कॉमन ले लो। सर हो गया वही फॉर्मूला डिराइव जिसको अभी मैं डिराइव कर रहा था दूसरे मेथड से, हो गया बेटा डिराइव, सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। सेम है, कभी ऐसा भी आ सकता है, डिराइव द कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम द सेविंग फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, y माइनस एस, एस की जगह पे वैल्यू पुट कर देना, वही आएगा सी बार प्लस बी वाई कंजम्पशन की वैल्यू। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा बात पक्का से। चलो जी अब वो बात करते हैं, पेपर कहता है कि बहुत उच्च टॉपिक है, हम जो मैं कराने जा रहा हूं आज के, तो खैर बहुत आसान टॉपिक है। बाबू पेपर में टॉपिक आता है डिराइव द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, और पेपर कहता है बहुत मुश्किल आ गया भाई, बच्चे का तो हालत ऐसे हो जाती है, क्या दे दिया भाई। मैं कहता हूं दिया ही क्या है, फ्री का नंबर दे दिया उसने। बेटा कह रहा है सेविंग कर्व डिराइव करो फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, मतलब कंजम्पशन कर्व गिवन है ना, बताएगा वो, इसमें भी कुछ नहीं, वो भी आप ही को सोचना है, नौटंकी पूरी है। ठीक है जी, सर जल्दी आ गया तो लो जी बाबू सामने देख रहे हैं, मैं सेविंग कर्व डिराइव कर रहा हूं कंजम्पशन कर्व से। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तो लिख लेना। सबसे पहले बेटा मैंने एग्रीगेट सप्लाई कर्व या इनकम कर्व ड्रॉ कर दिया। अगर आपको याद हो ये प्रॉपर्टी, तो बेटा ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए जाता है, एग्रीगेट सप्लाई के डायग्राम में बताया था। कुछ याद है, घर जाके पढ़ो तो कुछ याद आए। ठीक है ना, मेरे को याद आ रहा है पिछली बार ना मैंने यहीं रोक दिया था ये कराते कराते टॉपिक, क्योंकि तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज याद नहीं थी, और अगर याद ना हुई ना तो आज फिर रुकेगा बेटा, ये पहले याद ही कराया जाएगा, फिर तोड़ाई भी की जाएगी। ठीक है ना, आगे आगे दौड़ दौड़ पीछे पीछे छोड़ छोड़, बस तुम्हारी कहानी क्लियर है। फटाफट से कोर्स पूरा करा दो, फटाफट से रिवीजन पूरा करा दो, घर बैठ के पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ फटाफट से बोर्ड बनाए तो अगले साल ही पढ़ लेंगे बाबू, तुमने तो पढ़ लिया जरूर। लो तो बाबू एग्रीगेट सप्लाई कर्व या इनकम कर्व 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जीरो इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई जीरो, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400। मेरा तो एक शेड्यूल ही है, वो दिमाग में चल रहा है मेरे। ठीक है जी, कंजम्पशन कर्व मैं क्यों बताऊं बाबू, क्या प्रॉपर्टी होती थी कंजम्पशन कर्व की, इट स्टार्ट्स विद y axis and it is a positively sloped curve from left to the right। लेकिन पुत्र एक बात और ध्यान रख लेना, इनिशियली कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है, कहीं फिर ये इनकम को इंटरसेक्ट करती है, और कहीं बेटा ये फिर इनकम से कम होती चली जाती है। यानी कि कर्व देखने में कुछ ऐसा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो शेड्यूल के हिसाब से कुछ याद कराऊं तो भाई दिमाग में शेड्यूल भी रख ही लो तुम, वरना तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं पता भैया। बाबू चलो अगर ये ध्यान हो बेटा, मैं तो वही कर रहा हूं जो मैं पहले अभी तक सिखाता आ रहा था, एग्रीगेट सप्लाई कर इनकम के बराबर होता था, 0 पे 0, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400। सर इन दोनों को उठाकर कंपेयर कर लो ना, ये देखो शुरू के 2 पॉइंट देखो, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, कहीं इंटरसेक्ट कर दिया, और उसके बाद कंजम्पशन कम हो गई इनकम से, मैंने वही किया। ठीक है जी सर, ये हिस्सा क्या होता था, रब भला करे तुम्हारा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी, अब क्वेश्चन में ये कहा था डिराइव करो सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, उसके हिसाब से कंजम्पशन कर्व आपको पता है, सेविंग कर्व डिराइव कर लो। भाई अगर यही नहीं पता तो यही रहता हो जाएगा तुम्हारा तो। ठीक है जी, चलो मान लो ये पता है, अब मुझे सेविंग कर्व डिराइव करना है, सुनना बेटा आराम से,
बहुत सिंपल है बेटा। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी भी कंजम्पशन होती है उतनी ही डिस सेविंग्स होती है बेटा। इसको मेजर करो और इसको बेटा वाई डैश एक्सिस पे ड्रॉ कर लो। एक पॉइंट मिल गया मुझे, देख लो बेटा। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी कंजम्पशन होती है उतनी तो डिस सेविंग्स होती है। तो बेटा मैंने ये पॉइंट मेजर करा और बेटा इसको वाई डैश एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात? पक्का से बेटा। दूसरी बात, जहां y और c ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम बताओ क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट। इसकी दो प्रॉपर्टी होती थी, एक प्रॉपर्टी नहीं होती थी ब्रेक इवन पॉइंट की। y इज इक्वल्स टू c, s इज इक्वल्स टू 0, ऐसा था ना बेटा। इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ट्रेस करा x एक्सिस पर, ठीक है जी। सर यही होगा S0, है ना? देखो बेटा, अब मुझे सेविंग कर्व डेराइव करना था, मुझे दो पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। और मेरा ख्याल किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो ही पॉइंट की जरूरत होती है। इतनी मैथ्स मुझे भी पता है, बच्चे कह रहे हैं हमें भी पता है। बाबू ये वही बच्चे कह रहे हैं उन्होंने 11वीं में मैथ छोड़ दी, ठीक है ना जी? बाबू ये लो जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यही सेविंग कर्व है, हो गया खत्म कहानी। हो गया सेविंग कर्व डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, ठीक है जी। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार शिविका से कॉपी कर लेना। नहीं लिखी? नहीं, पिछली बार लिखी थी, तूने कहा चेक कर दो भैया, मैंने चेक नहीं की थी। लिखी होगी तूने, तुझे खुद ही ध्यान नहीं होगा, देख ले एक बार। नहीं लिखी थी, मैंने होमवर्क दिया था लिखने के लिए। अच्छा शेड्यूल की दी थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन फिर मैं ही लिखवा दूं, ठीक है बेटा। डेराइव कर दिया सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। अब बेटा अपोजिट बात, क्वेश्चन कहे डेराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। इस बार बेटा कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है सेविंग कर्व से। सर बात बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी जैसे अभी बोली थी, कुछ नहीं बदलना बेटा। सेविंग कर्व की प्रॉपर्टी पता है ना, स्टार्ट विद y डैश एक्सिस, और ये भी एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, वही -20, सॉरी जो भी था -40, -20, 0, 20 और 40, ठीक है ना? वो ध्यान में रखो बस शेड्यूल, और तो कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। सर ये कुछ ऐसा होगा ना सेविंग कर्व देखने में, तो बेटा जितना जीरो लेवल पे डिस सेविंग्स है उतनी तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। इसको मेजर करो और y एक्सिस पे ड्रॉ कर लो, पहला पॉइंट मिल गया। ये तो बना ही दो खैर, एस कर्व और y कर्व, तो ये तो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते जाते हैं, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। सर पहला पॉइंट मिल गया, जितना जीरो लेवल पे डिस सेविंग्स उतनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मेजर करके लिख दिया बेटा। परपेंडिकुलर ट्रेस कर देना बेटा, जहां कहीं भी इसने y या एस कर्व को इंटरसेक्ट किया है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। अगेन किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत है, दोनों मेरे सामने, कुछ ऐसा सा कर्व बन जाएगा। That's it. ठीक है, सिंपल। एक चीज और बेटा, अब ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए क्वेश्चन अगर 6 नंबर में आ जाए, बच्चे ना यार बहुत बहुत कुछ फालतू लिखने की कोशिश करते हैं बेटा, इसमें फेंकना कुछ नहीं होता, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स है, टू द पॉइंट लिखो, ठीक है ना? आपको लगता है इसकी एक्सप्लेनेशन मेरी आधे पेज की है, सीबीएसई आधा पेज भी बहुत बड़ा होता है भाई, ठीक है ना जी? आधा पेज भी बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन आधे पेज में ही आ रही है और ये आपने कर्व बना दिया एक पेज में, सर बहुत है। जरूरी नहीं होता कि 6 नंबर का क्वेश्चन मुझे 3 पेज जब तक मैं भरूं ना तब तक मैं मान लूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होता इकोनॉमिक्स में। क्या ये अभी सुनो मेरी बात, अभी तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम 3 पेज नहीं भरोगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन में? कोई नहीं, आ जाओ बेटा, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। बात ये है ना यार, मैं अभी तुम्हें कुछ प्रेजेंटेशन सिखाना ही नहीं चाहता। कोई नहीं, बीएसटी का पेपर देने जाओगे ना तो 4-4 पेज भरवाऊंगा तुम्हारे से 6 नंबर के क्वेश्चन, टेंशन है तो भाई। जब मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, बिजनेस स्टडीज में जब मैंने कभी ओलंपियाड मेरे टाइम पे 100 नंबर का पेपर रिटर्न होता था, नो प्रैक्टिकल्स, ठीक है ना?
25 दिसंबर को एग्जाम था। वी वॉसन सर, किताब भी लिखी हुई है, वी वॉसन सर की बिजनेस स्टडीज पे बुक आती है, ठीक है ना। तो उन्होंने करवाया था ओलंपियाड कंडक्ट। मैंने 72 पेजेस भरे थे, ठीक है। और मेरे को डायरेक्ट कॉल आई थी वी वॉसन सर की, मुझे कहते हैं पंजाबी है तू? मैंने कहा हाँ सर। कहते पंजाबियों की तरह लिखी हो बोर्ड में। मैंने कहा सर 72 पेज भरे थे, कम होते हैं क्या? कहते नहीं, इससे ज्यादा भरने हैं, इससे ज्यादा भरने हैं। भाई साहब मैंने बोर्ड के पेपर में 76 पेज भरे, 76, ठीक है ना। और बता देता हूं, 5 शीट की साइन करने की जगह थी, ठीक है। मैंने 6 मांगी, टीचर कहती साइन ना करेगा, साइन की जगह नहीं थी। नेक्स्ट वाले के कॉलम में मैंने यहाँ साइन करे ऊपर ही बिल्कुल जरा से, ठीक है ना। 76 पेज भरे, ऑल इंडिया हाईएस्ट थे। कुछ विश्वास करना, पिछली बार 100 नंबर थे बिजनेस स्टडी में मेरे स्टूडेंट के, 100 में से 100। लोग कहते हैं अकाउंट्स में आते हैं, मैथ्स में आते हैं, बिजनेस में नहीं आते। अच्छा जी, ये बातें किसी और को, हम बताएंगे कैसे नहीं आते, ठीक है ना। तो बाबू ये प्रेजेंटेशन की बात है, तुम कह रहे हो ना 3 पेज, हाँ कैसे भरेंगे, कोई नहीं, सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है ना। अभी नहीं, लेकिन वो टीचर्स की कहानी थोड़ी खराब है। बेटा देखो ऐसे करनी है बोर्ड में प्रेजेंटेशन, सारी दुनिया को दिखा देंगे, फिर फायदा क्या हमारा भी, ठीक है। एक दिन पहले करेंगे चर्चा। चलो जी बेटा, मैंने अभी सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग कर्व, कंजम्पशन कर्व एक दूसरे से बेटा डेरिवेट करना सिखाया, ठीक है ना। डेरिवेशन सीख ली हमने। बाबू अब एक छोटा सा टॉपिक मेरे सामने बचता है, इन्वेस्टमेंट, जो मैंने कहा था कभी आएगा जरूर, ठीक है ना। जब इन्वेस्टमेंट कर्व पढ़ रहे थे तो बाबू, जब हमने पढ़ा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, मैंने कहा था मैं करूंगा जरूर इसकी चर्चा आपसे। बेटा इन्वेस्टमेंट की चर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बेटा 2 तरीके की होती है। बेटा एक इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। और बेटा दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बेटा इन दोनों इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होता है ये समझना। बेटा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, विच इज बेयर मिनिमम टू एनी ह्यूमन बीइंग, जो बेटा बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, व्हाटएवर द लेवल ऑफ इनकम में बी। ऐसी इन्वेस्टमेंट बेटा हमेशा कांस्टेंट रहती है, जस्ट लाइक हमारा घर, ठीक है ना, जिसको हमने प्रॉफिट मोटो से नहीं करा, जो हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए बेटा, कुछ भी हो जाए। बाबू ये 0 इनकम पे भी उतनी है, ये 100 पे भी उतनी है, ये 500 पे उतनी है, ये 1000 पे भी उतनी है, हमेशा सेम रहेगी, ठीक है ना। इसका पर्पस बेचना कभी नहीं है, इसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, ये तो बेयर मिनिमम है किसी भी इंसान के लिए, ठीक है जी। याद होगा बाबू, बनाया। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बिल्कुल इसके अपोजिट। बेटा ऐसी इन्वेस्टमेंट इंसान प्रॉफिट के मोटिव से करता है, जब ठीक प्रॉफिट मिलेगा तब बेच दी जाएगी। और ऐसी इन्वेस्टमेंट बेटा इनकम के साथ साथ हमेशा बढ़ती है। 0 इनकम पे मेरी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगी, और जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, 100 इनकम पे ये भी बढ़ जाएगी, 200 पे भी बढ़ जाएगी, 300 पे और बढ़ेगी, 400 पे और बढ़ेगी, 500 पे और बढ़ेगी। यानी कि कर्व कुछ देखने में ऐसा होगा, हर पॉइंट पे आप देखोगे कि बेटा मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। सर 0 इनकम पे क्या इन्वेस्ट करूंगा, कुछ नहीं। 100 इनकम है, अच्छा 10 की एफडी करा लेता हूँ। 200 इनकम है, अच्छा 10 की एफडी करा लेता हूँ, 10 की प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। 300 तो हो गई इनकम, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गोल्ड खरीद लेता हूँ। बेटा 400 गई, कुछ शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा अब 2 टॉपिक बचते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही हैं दोनों बातें। बेटा एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स बताने, ठीक है जी। बाबू मैं एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल खत्म होते होते सभी डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाएंगे, आपको बस सामने देखना है। अच्छा मैं आपसे एक बात करूं बेटा, कि मेरा ना दिमाग में है कि मैं एक फ्लैट खरीदूं जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए और रेंटल इनकम कमाऊं, ठीक है जी। और बेटा ये 1 करोड़ भी खर्चने के लिए मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैं बैंक में गया, मैंने कहा बैंक एक फ्लैट खरीदना है, लोन करना है आपको। मैंने कहा ठीक है डन कर देते हैं। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। उन्होंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है।
बाबू मैंने 1 करोड़ रुपए लोन उठाकर 10% पे इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है जी, और बेटा इसको रेंट पे चढ़ाने की सोच रहा हूं, ठीक है जी, और बेटा रेंट पर चढ़ाइए मान लो 75,000 रुपए महीना, यानी कि बेटा 9 लाख रुपए साल का। मुझे बताओ बस फटाफट से सोच समझ के, मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि नहीं? नहीं क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कितना है 10 लाख रुपए, मतलब 10% है, 10% 1 करोड़ का कितना है 10 लाख, और कमा कितना रहा हूं 9 लाख। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, मुझे ये पूछना था ये करनी चाहिए कि नहीं? मैंने डिटर्मिनेंट्स कराने तो मैंने करा दिए, बस वो बात अलग है कि आपको पता नहीं लगे कि डिटर्मिनेंट हो गए। लो जी सुनो इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना जी, नाम इनके उबड़ खाबड़ होंगे, इकोनॉमिक्स है ना ये, बाकी मैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में इनके नाम बताऊंगा अच्छे अच्छे, तो सबने सुने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ह्यूमैनिटीज का तो नहीं है ना? हाय हाय उज्जू क्या होगा तेरा, कोई दिक्कत नहीं, चल लो जी बोलते तू उबड़ खाबड़ नाम ही पढ़ बेटा। ये जो एक सुन लो बेटा, ये जो 1 करोड़ रुपए आपने भाई, ये जो 1 करोड़ रुपए का आपने फ्लैट खरीदा है, इसको बेटा इकोनॉमिक्स की भाषा में हम बोलते हैं सप्लाई प्राइस, ठीक है ना जी। हमारे बिजनेस स्टडीज या अकाउंट्स की भाषा बड़ी सिंपल है बेटा, इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है ना जी। 1 करोड़ रुपए की हमारी तो भाषा बहुत सिंपल है, ठीक है जी बेटा। इसे बोल रहे हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड, की मतलब आप, या प्रोस्पेक्टिव रिटर्न्स की आप क्या कमा रहे हो, ठीक है ना जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी बहुत सिंपल है बेटा। इनके हिसाब से 3 डिटर्मिनेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वन इज सप्लाई प्राइस, अदर वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इज एमईआई। एमईआई का क्या मतलब होता है बेटा? एमईआई का मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके हिसाब से कैसे निकलती है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मींस 9 लाख अपॉन 100 लाख, 100 लाख मतलब 1 करोड़, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मींस एमईआई इज 9%। बेटा अगर कभी भी एमईआई लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। कि 9% है, ब्याज देनी है 10%, इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे आप? किसी हाल में नहीं करोगे। अब सुन लो बेटा, ये इसको एमईआई बोलता है, इसको बोलने दो, बेवकूफ है ये, ठीक है ना जी। मेरी भाषा बहुत सिंपल है, आपको ध्यान भी होगी बेटा। मैं किससे क्या बोलता हूं? मैं तो इससे बोलता हूं बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और बाबू मैं फॉर्मूला रटवा नहीं सकता, मैं हमेशा बताता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। इतनी आसान होती है बेटा भाषा अकाउंट्स की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये, कि मैं क्या कमा रहा हूं कितने रुपए लगाकर, क्या मेरी रिटर्न है कितनी इन्वेस्टमेंट से। मेरी रिटर्न 9 लाख है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, कभी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। इस चीज को एमईआई बोलते हैं। यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट के कुल मिला के 3 डिटर्मिनेंट है, एक भी डिटर्मिनेंट गायब हुआ इसमें, इसमें या इसमें से, सर आप कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। सप्लाई प्राइस कंपलसरी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपलसरी है, एमईआई कंपलसरी है, ठीक है जी। ऑल क्लियर? पक्का से? चलो जी आखिरी का एक मुद्दा, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। बाबू हाँ बच्चे कह रहे हैं 10 करेंगे या न्यूमेरिकल? कोई नहीं बाबू 10 कर लेना, आपकी इच्छा है। कृष्णा 20 कह रहा है, क्या हो गया बाबू तेरे को, इतनी मेहनत क्यों करेगा तो? चल तो 15 कर लियो, तो कह रहा तो। बाबू ये 2 वर्ड आते हैं, एक्सांट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ मतलब पता होना चाहिए बेटा। एक्सांट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मींस प्लान्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और एक्सपोज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मींस एक्चुअल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कि हमने कितना प्लान किया था और बेटा कितना एक्चुअलिटी में हमने किया। बस इतना जितना जरूरी है बता दिया, ठीक है जी। बाबू अब एक बार फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। हमने टोटल बेटा 10 फॉर्मूला पढ़े हैं, वो बात अलग है कि आपको याद एक भी नहीं होगा, ठीक है ना जी। कभी किताब खोलो तो याद हो। बाबू सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, सब सामने देखो प्लीज, आप आखिरी के 2 मिनट कोऑपरेट करो।
बेटा सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा था C प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है, इनकम या तो कंज्यूम होती है तो सेव, एपीसी C अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, एपीएस S अपॉन वाई, एमपीएस डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। बेटा फिर हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, फिर पढ़ी थी बेटा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, फिर हमने बेटा एक प्रॉपर्टी आज डिराइव करी, कंजम्पशन फंक्शन आज डिराइव करा, सी बार प्लस बी वाई, और सेविंग फंक्शन भी आज डिराइव करा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है जी, बस बाबू बस ये 10 मतलब आज 10 फॉर्मूला पढ़े हैं, 10 न्यूमेरिकल करने आज हमने। ठीक है जी बेटा, 10 न्यूमेरिकल कर लो, छुट्टी उसके बाद बस। कल से अभी 12 मिनट क्या करूँ करा यार, ये पता कहता है नहीं यार, 7-8 मिनट तो कम से कम बैठोगे ना रोज, ये 7-8 मिनट तो मेरे आखिरी के खराब कराओगे तो भाई बहुत बैठेगी कैलकुलेशन ना। बिल्कुल भी नहीं, फटाफट करो। बाबू हर न्यूमेरिकल पे एक सिंगल मिनट है, ठीक है जी, स्टार्ट हो जाओ, कम से कम 5 आज करके जाएंगे। सर मैंने 10 के 5 कर दिए, अब बाबू हाथ पकड़ा दिया, गला पकड़ने की कोशिश मत करना वरना 20 कराऊंगा यहीं पर। ठीक है जी, चुपचाप से ये 5 न्यूमेरिकल खत्म कर लो। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करो। मैंने यार आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।